चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी रात में सूचना ये 100% मिला कि इस बार जो बोर्ड एग्जाम होगा वो 70% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव का तैयारी करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा फॉर बोर्ड एग्जाम। इसलिए बोर्ड मॉडल जितना ऑब्जेक्टिव है मीन्स दैट क्वेश्चन बैंक का जो भी क्वेश्चंस है जो कि पूछा जा सकता है या उस टाइप का क्वेश्चंस पूछा गया है, उस ऑब्जेक्टिव को का अब सीरीज स्टार्ट होगा आज से। तभी रे ऑप्टिक्स चल रहा है। रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शंस कंप्लीट हो गया है। अभी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शंस पर बेस्ड जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, फिर डिस्पर्सन कंप्लीट हो जाएगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट हो जाएगा, तो ये भी समाप्त हो जाएगा। यानी एक चैप्टर में कम से कम 10 से 12 दिन लगेगा ऑब्जेक्टिव क्लियर करने में। एकदम कॉन्सेप्ट वाइज ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे और जो पढ़ाएंगे वही आएगा। तो देखते हैं जो बच्चे रेगुलर क्लास कर रहे हैं या वीडियो रेगुलर देख रहे हैं, उसी नोट्स का एक वो जो नोट्स है वो नोट्स बाउंड्री है, उसी के अंदर सभी टाइप का क्वेश्चन एवं कि नीट जेई का भी होगा। तो बोर्ड का तो ऑब्वियसली ये होगा, आप लोग सारे क्वेश्चंस को बना देंगे, नहीं तो हम कॉन्सेप्ट वाइज सबको समझाएंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चंस को लाया हूँ जो इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव बेस्ड अपॉन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। परावर्तन एवं अपवर्तन पर आधारित ऑब्जेक्टिव। 4 में से एक जवाब देना है। 70% क्वेश्चन ऐसा ही आने वाला है। तो मैं बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर पहला दे रहा हूँ। सेल्फ टेस्ट भी हो जाएगा, जो पढ़े हैं वो जवाब भी दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाशिक तंतु संचार किस घटना पर आधारित है? किस घटना पर आधारित है? हिंदी इंग्लिश इसका है ऑप्टिकल फाइबर्स कम्युनिकेशन is based on which of the following। आप लोग क्वेश्चंस को सोचिए। फिनोमिना, पहला नंबर पूर्ण आंतरिक। यहीं से पता चल जाएगा कि आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। काफ़ी डिटेल में सारा पढ़ाया गया है। संतोष विहारी फिजिक्स सर्च करो, एक से लेके बहुत सारा वीडियो अपलोड किया एकदम सीरीज में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन इंग्लिश में कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, शॉर्ट फॉर्म TIR।
ऑप्शन नंबर बी है इस प्रकीर्णन। इंग्लिश में कहते हैं स्कैटरिंग। सी नंबर में है डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शंस, विवर्तन। डी नंबर है रिफ्रैक्शन, मतलब अपवर्तन। तो ये रहा तुम्हारा बोर्ड पर पहला क्वेश्चन। आप जवाब दीजिए। कौन सा होगा? हैं? हैं? गलत बात। हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अनुप्रयोग पढ़े थे, जिसमें मिराज पढ़े थे। मिराज दो प्रकार का पढ़ाए थे, सुपीरियर मिराज, इंफीरियर मिराज। वो भी एप्लीकेशन था पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ऑप्टिकल फाइबर भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एप्लीकेशन था। हीरा क्यों चमकता था, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही एप्लीकेशन था। इसका मतलब ए नंबर आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, यानी ऑप्टिकल फाइबर किस फिनोमिना पर डिपेंड करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। काफी बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 तुमको अब स्क्रीन पर दे रहा हूं। एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब, एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण को डैश डैश कोण पर झुका रहना चाहिए। ए नंबर 60 डिग्री, बी नंबर 90 डिग्री, सी नंबर 120 डिग्री, डी नंबर 30 डिग्री। सोचिए। आ जाओ। तो ये सेकंड क्वेश्चन है। 70% ऑब्जेक्टिव कर देगा, कल ही सूचना मिला है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पर हाँ सीबीएसई में भी करेगा ऑब्जेक्टिव 30%। अब देखिए अभी ऑनलाइन क्लास चल रहा है, बाद में गप करेंगे, समय बर्बाद नहीं करना है। चलिए देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चंस का इंग्लिश में इधर लिख देता हूँ, तब तक जवाब दीजिए इसका इंग्लिश इधर लिख देता हूं। टू गेट 3 इमेज ऑफ ए सिंगल ऑब्जेक्ट, one should place 2 plane mirror
वेरी गुड, पढ़ी है ना। ऑप्शंस वहाँ है, सेकेंड नंबर है क्वेश्चन इंग्लिश, ऑप्शन वहाँ है। सारा बोर्ड मॉडल है। कह रहे कि कोई वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त के लिए नहीं करने के लिए दो समतल को कितने कोण पर झुका रहना चाहिए। ठीक है, यानी दो प्लेन मिरर को कितने डिग्री एंगल पर रखेंगे ताकि किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कितना प्राप्त हो, 3। हो गया था ना। तो देखते हैं, थोड़ा डिस्कशन भी कर देते हैं इस पर। टॉपिक देखिए, ये पढ़ाए थे, जो नहीं पढ़े हैं वो यहाँ भी समझ सकते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय 2 प्लेन मिरर। ठीक है, 2 समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब। काफ़ी डिटेल्स में पढ़ाए हैं इसको। यहाँ देखिए, सपोज डेट कोई एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, और दूसरा प्लेन मिरर ये है, दूसरा समतल दर्पण है। ये एंगल है थीटा, कितना है? कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर इसके बीच में हम लोग रखें, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, तो इसका इमेज इधर भी बनेगा, फिर ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का रोल करेगा नहीं, फिर इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा। इस तरह से दो प्लेन मिरर के बीच कोई ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कितना इमेज बनेगा, उसके लिए फार्मूला सिखाए थे। क्या फार्मूला सिखाए थे कि नंबर ऑफ इमेज n बराबर फार्मूला होता है 360 बाय थीटा। क्या होता है? थीटा, यही होता है फार्मूला। ये फार्मूला सिखाए थे और इसमें बहुत सारा कंडीशन पढ़ाए थे, बट जो तुम्हारे बोर्ड के लिए है वो अभी चर्चा करते हैं। इसमें 2 का अगर इवन आ गया, फॉर इवन नंबर, इवन नंबर मतलब सम संख्या के लिए, किसके लिए? सम संख्या के लिए। ठीक है, सम संख्या अगर आ गया, जैसे एग्जाम्पल है ये 360 हो गया, थीटा का मान मानो 30 डिग्री आ गया। कितना डिग्री आ गया? 30 डिग्री है, तो यहाँ थीटा 30 डिग्री से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 0 कैंसिल, और ये कट जाएगा, कितना आएगा? 12। 12 सम संख्या है, विषम संख्या? सम संख्या है। सम संख्या जब रहेगा तब n का मान 360 बाय थीटा माइनस 1 कर देना है। क्या करना है? एक घटेगा नहीं, जैसे यहाँ 12 इमेज हुआ तो एक घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 11। अगर विषम संख्या रहेगा तब उसमें एक घटाते नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दूसरा बात हम लोग लिख सकते हैं, फॉर ऑड नंबर, ऑड नंबर विषम संख्या के लिए। अगर विषम संख्या है तब नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा? 360 बाय n। कितना बनेगा? 360 बाय n। तो क्वेश्चंस क्या कर रहा था? क्वेश्चंस क्या कर रहा था बताइए। अब क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव था उसका आंसर आप दे सकते हो। 2 का आंसर किस तरह से दे सकते हैं? क्या कर रहा था क्वेश्चंस? बोलिए। वेरी गुड। कर एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, नहीं, एक वस्तु के कितना प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए? 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, मतलब n का मान दिया हुआ है नहीं,
यानी n गिवन तुम्हें दिया हुआ है, n इज इक्वल टू कितना 3 इमेज, नहीं कितने कोण पर रखना चाहिए, थीटा बराबर पूछ रहा है क्या व्हाट। ओके, तो ध्यान दीजिए, चूंकि हम जानते n इज इक्वल टू 360 बाय थीटा। बोलो ये सम संख्या की विषम संख्या, विषम संख्या के लिए कौन सा फॉर्मूला आएगा, नीचे वाला। अगर यह सम संख्या दिया रहता तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करते। तो यहाँ पर आप n का वैल्यू 3 पुट कर देंगे और 360 बाय थीटा। नहीं 120 नहीं आएगा, इस तरह से बनाना होगा। n का मान कितना दिया है 3 इमेज, 90 डिग्री आएगा। n का मान कितना है 3, तो ये कैसा संख्या है, विषम संख्या है। फाइनल n का वी नो हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं n बराबर क्या फार्मूला होता है, बेसिक 360 बाय थीटा। क्या होता है 360 बाय थीटा। तो ये n का मान विषम संख्या है, इसका मतलब एक घटाया होगा। बोलो जल्दी से, अरे विषम संख्या जब रहेगा, कहाँ है विषम संख्या बड़ा, ये तो एक जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, नहीं n का वैल्यू क्या करेंगे तब n प्लस 1 इज इक्वल टू सम संख्या आया होगा। क्या आया होगा, सम संख्या आया होगा, तब ने एक घटा के भी सम संख्या किया है। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसलिए एक जोड़ना होगा 360 बाय क्या करेंगे हम लोग थीटा। तो क्या हो जाएगा ये 4 इज इक्वल टू 360 बाय थीटा। ये और ये कैंसिल होके कितना डिग्री 90 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यदि 90 डिग्री पर, कितना डिग्री पर 90 डिग्री पर जब रखेंगे, किस पर रखेंगे, यानी एक मिरर ये है, दूसरा मिरर ये है, ये अगर हम 90 डिग्री पर रखेंगे तब इमेज कितना बनेगा 3। नहीं समझ में आया, ध्यान से देखिए। अगर थीटा बराबर दे दिए तुमको 90 डिग्री, क्या दे दिए 90 डिग्री, n इज इक्वल टू क्या करेंगे 360 बाय थीटा है, तो n इज इक्वल टू 360 बाय थीटा कितना 90, कट जाएगा तो 4। कैसा आया सम संख्या, कैसा आया सम संख्या आया, तो एक घट जाएगा ना, तो 3 आया ना, आया था एक्चुअल में कितना 4, एक घट कर ना 3 आया था, नहीं समझे, तो इसीलिए एक यहाँ पर जोड़ना पड़ता है। ठीक है, लिखिए इससे क्या होगा, तुम्हारा टॉपिक भी क्लियर होते चले जाएगा और प्रैक्टिस करवा देते हैं इस पर।
इधर मिटाओ, इधर 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 सब पढ़ाए हैं इसमें, काफ़ी डिटेल उसमें और भी बताए थे, सिमेट्रिकल इमेज के लिए, अनसिमेट्रिकल इमेज के लिए काफ़ी डिटेल्स पढ़ाए हैं उसको। ये सब जितना क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ना, या तो बिहार बोर्ड या CBSE में पूछा क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन। थोड़ा तेजी से लिखिए। ऐसा करते हैं हम, बोर्ड को अब 2 पार्ट में बांटते हैं, ठीक है। पहले इधर से ही चलते हैं, तब क्लास आगे जाएगी। क्वेश्चंस ये है 3rd नंबर, इन व्हिच मिरर, जवाब देना है, इन व्हिच मिरर द image of an object always appears small and virtual। हिंदी हो गया इसका, किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी बनता है। बताइए कौन सा मिरर में ऐसा होता है? हैं? नहीं, सोच के बताइए, लिख देते हैं। पहला है प्लेन मिरर, मतलब समतल दर्पण। बी नंबर है कॉन्वेक्स, मतलब होता है उत्तल। और सी नंबर है कॉनकेव, और सोच के बताइए, अवतल। डी नंबर है नन। आभासी मतलब क्या होता है? काल्पनिक। आभासी का मतलब क्या होता है? काल्पनिक, जो डॉट लाइन से इमेज बनाता है। किससे बनाता है? डॉट। तो अवतल दर्पण में हम लोग 6 तरह से इमेज बनाए थे। कितने प्रकार का? 6 पोजीशंस पर इमेज बनाए थे। 5 पोजीशंस पर तो रियल आया था, एक ही पोजीशन पर वर्चुअल आया था। उत्तल में ऐसा होता है। किस में होता है? उत्तल में। आप लोग वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, ध्यान से देखिए, बताता हूँ। बताइए तो ये कौन सा मिरर है? उत्तल है कब तल? उत्तल। अगर बाहरी सतह ओपेक कर देते हैं, कलई कर देते हैं, तो अवतल। अगर अंदर वाला कलई कर दिए, ये इसको क्या कहेंगे हम लोग? उत्तल। इससे क्या ये देखिए, ये रिवाइजिंग क्लास प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों हो रहा है, नहीं समझे? यानी आप जो पढ़े हैं पीछे, उसका रिवाइज भी करवा रहे हैं। तो ये उत्तल हो गया। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस इसको कहते हैं, ये पोल है। इसमें मात्र 2 ही लोकेशंस होता था, एक तो इन्फिनिटी पर, उसके बाद तो इधर कुछ नहीं है, नहीं। एक इन्फिनिटी पर, दूसरा इन्फिनिटी और पोल के बीच में 2 ही तरह से इमेज बनता था। अगर सपोज डैट कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इमेज बनाएंगे, ये कोई ना कोई गोला का पार्ट है, इसका कहीं ना कहीं सेंटर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से दिखाते हैं, और ये इसका रेडियस हो गया। चलिए, पहला रे यहाँ आया,
पहला रे यहाँ आया, बोलो किधर जाएगा? दर्पण है, रिफ्लेक्ट करेगा, किधर जाएगा? पहले क्या चाहिए? नॉर्मल। क्या चाहिए? आंख नॉर्मल, यानी सेंटर से अगर मिला देंगे नॉर्मल मिल जाएगा। तो ये नॉर्मल मिल जाएगा। ये बिल्कुल इमेजिंग करना है केवल, नहीं, जितना एंगल ये बनाएगा उतने एंगल बनाकर ये इधर चला जाएगा। जाएगा कि नहीं? बोलो जल्दी से। इस चीज को दिखाते हम लोग नहीं है। और तो इसको हम लोग पीछे बढ़ाए, कहाँ बढ़ाए? इमेज बनाने के लिए 2 रे चाहिए। पहला रे आया, रिफ्लेक्ट होकर चला गया। अब दूसरा रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर आएगा, किधर आएगा? आ रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर, बोलो। जो तो यहां पर टकराया। अब क्या चाहिए? यहां नॉर्मल। क्या चाहिए? तो यहां से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल के साथ ये 0 एंगल बनाया, तो लौटेगा भी किससे? 0 से। यह हमको पता है, जो किरण वक्रता केंद्र होकर गुजरती है या गुजरना चाहती है, वह उसी रास्ते से लौट जाती है। नहीं, क्यों लौटता है? क्योंकि नॉर्मल से यह एंगल, ये कितना एंगल बनाएगा? 0। कितना बनाएगा? 0। तो लौटेगी भी तो 0 एंगल बना के, इसीलिए यह इधर ही लौट जाएगा। तो लौट गया वो, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम इसको पीछे बढ़ाएं, क्या करें? इसको पीछे बढ़ाएं तो बताइए, इस ये और ये कभी मिलेगा? इधर इमेज बनेगा? यानी यह बोल्ड लाइन से इमेज प्राप्त नहीं होगा। तब इसको पीछे जब बढ़ाए और इसको भी जब पीछे बढ़ाए, जहां पर कटा वहीं पर इमेज बना। अब तुम देखो कि ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या बना? इमेज। इमेज छोटा है कि नहीं? बोलो। और इमेज वर्चुअल है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर छोटा ऐसा बनाएगा। जैसे जैसे नजदीक आएंगे, जैसे जैसे नजदीक आएंगे, वैसे वैसे इमेज बढ़ेगा। एकदम नजदीक यहाँ आ जाएंगे तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा इमेज होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कभी भी ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज उत्तल दर्पण नहीं बनाता है। इसीलिए यही प्रॉपर्टी के आधार पर पढ़ाए भी है। इसको साइड मिरर के रूप में यूज किया जाता है, जिसको ड्राइवर मिरर कहते हैं। नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? गाड़ी में जो लगा रहता है, जो चाहे मोटरसाइकिल रहे, कार रहे, बस, स्कूटर, कुछ भी, जो मिरर है वो उत्तल दर्पण है। क्या है? सॉरी, वो उत्तल दर्पण है। क्या है वो? उत्तल दर्पण है। नहीं, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्यों होता है? चूंकि देखिए, एक तो इसका और भी प्रॉपर्टी है कि इसका एपर्चर जो है, लाइट जाने के लिए ज़्यादा बड़ा एपर्चर मिलता है। पहला नंबर तो वो बेनिफिट मिलता है कि बहुत चौड़ा तक देख सकता है। दूसरा कि बहुत दूर में ट्रक है तो छोटा दिखाई देगा। जैसे जैसे नज़दीक आएगा वैसे वैसे साइज, सारा इमेज फोकस के अंदर ही बनता है, नज़दीक में दिखेगा। अगर समतल दर्पण लगा देंगे तो 1 किलोमीटर में अगर ट्रक रहेगा तो 1 किलोमीटर दूर दिखेगा तुमको, नहीं, और जो कि देख भी नहीं पाओगे। कोई दिक्कत? इसीलिए प्लेन मिरर को लगाया जाता है, ये उत्तल दर्पण को लगाया जाता है। दूर में है ट्रक तो छोटा दिखाई देगा, जैसे 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 नज़दीक आएगा वैसे वैसे बड़ा दिखाई देगा। कभी भी जितना बड़ा ट्रक है उससे बड़ा एकदम ओवरटेक करने लगेगा। मेरा मिरर यहाँ, हम गाड़ी चला रहे हैं, दूसरा गाड़ी आया, अब ओवरटेक करने लगेगा, यानी इसके बहुत नज़दीक आ जाएगा। उस समय जो ट्रक का असली रूप है, जितना बड़ा है, वह दिखाई देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में भी किया जाता है। याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछता है। यानी हम काफ़ी, ये ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, रिवाइजिंग क्लास के साथ साथ तुमको ऑब्जेक्टिव क्लियर कर रहे हैं। ठीक है? तो कौन सा दर्पण होना चाहिए? हाँ, अगर अवतल रहेगा, क्या रहेगा? अवतल रहेगा। जैसे ये अवतल दर्पण है
और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या है ये? प्रिंसिपल एक्सिस है। ये पोल है, ये सेंटर है, और ये क्या है? फोकस है। तो पहले अनंत पर जब रखते हैं तो कहाँ पर बनता है? फोकस पर। समझ में आ रहा है कि नहीं? अनंत और सी के बीच में रखेंगे, सी और एफ के बीच में बनता है उल्टा। अगर यह लगा दोगे ड्राइवर मिरर के रूप में लगा दो, अनंत पर रहेगा यानी दूर रहेगा, बहुत दूर, फोकस पर थोड़ा सा दिखेगा। जैसे अनंत और सी के बीच में रखेंगे, इमेज कहाँ बनेगा? आगे। यानी गाड़ी तुम यहाँ चला रहे हो, तुम यहाँ पर्दा लगाओगे और उसमें भी पर्दा लगाओगे तभी दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा और उल्टा दिखेगा। ट्रक चल रहा है ऐसे, चक्का ऊपर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बताइए वो सटीक है? किसी ड्राइवर को एक्सीडेंट करवाना है टेक्निकली, तो क्या करो, उसका जो दर्पण है नहीं, उसको हटा के उत्तल के जगह पर अवतल कर दो। पर्दा तो लगा रहेगा नहीं, पर्दा क्या लगाएंगे हम लोग? शीशा यहाँ है गाड़ी का, इधर पर्दा लगाते जाएंगे इमेज देखने के लिए? संभव है? तो फोकस तक पर्दे पर बनेगा यानी रियल इमेज बनता है। फोकस के बाद जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब इधर बड़ा ऐसा इमेज बनता है कि नहीं? 5 केस में रियल इमेज बनता है और छठा केस में वर्चुअल बनता है। यानी जब फोकस पर आ जाएगा यानी मिरर के बहुत नजदीक आ जाएगा, पहले दूर में रहेगा तो दिखेगा ही नहीं, दूर में रहेगा तो दिखेगा ही नहीं, काहे कि पर्दा चाहिए उसके लिए, रियल इमेज बनेगा तो। समझ में आ रहा है कि नहीं? दूर में रहेगा तो दिखेगा ही नहीं। अचानक जब फोकस के अंदर आएगा, ये मतलब ओवरटेक करने आएगा, तो ऑब्जेक्ट ट्रक कितना बड़ा है और वो दिखाएगा और बड़ा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ड्राइवर देखेगा अचानक कुछ नहीं चल रहा है, अचानक देखता है बहुत बड़ा ट्रक आ रहा है पीछे, है वो छोटे टेम्पू ट्रक से भी बड़ा दिखाई देगा, तो ड्राइवर कूदा देगा नीचे कि नहीं? बोलो जल्दी से। तो एक्सीडेंट करेगा कि नहीं? तो समझ में आ रहा है? तो अवतल दर्पण का यूज दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? अवतल का। उत्तल का को साइड मिरर के रूप में और अवतल को दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं, सेविंग मिरर के रूप में, शुद्ध हिंदी हजामती बनाने के लिए। ठीक है, तो देखिए क्यों करते हैं। ये फोकस है, ये फोकस है। फोकस से बाहर जब ऑब्जेक्ट था तो कोई दिखेगा यहाँ नहीं, सब दिखेगा पर्दा पर। कहाँ पे? अगर पर्दा नहीं लगाएंगे, चूंकि रियल इमेज बन रहा है ना, पर्दा नहीं लगाएंगे तो कोई इमेज दिखेगा नहीं। अब ये वाला मिरर लगा दिए सेनुल में, यहाँ पर कुर्सी लगा दिए। अब इधर कितनों कस्टमर आके भीड़ कर देगा दुकान में, उसका फोटो दिखेगा इस मिरर में? नहीं ना दिखेगा। आराम से जिसका सेविंग कर रहे हैं उसी का दिखेगा। तो नाई जो है आराम से उसका सेविंग कर सकता है। लेकिन ये सिंपल सेनुल सब जो देखते हो, इसमें देखना है प्लेन मिरर लगा रहता है। क्या रहता है? घुसोगे जैसे उधर भी देखेगा एक ही कितना काट रहा है, इधर भी कितना काट रहा है। क्योंकि 2 प्लेन मिरर होता है ना, उसमें ज्यादा इमेज बनेगा कि नहीं? अभी तुरंत सीखे थे। और क्या करता है, कोई ठाकुर को बुद्धि कम होता है तो वो सीधा कर देता है। इधर एक मिरर ऐसे लगा देता है समतल दर्पण, कौन सा, और दूसरा इधर लगा देता है समतल दर्पण। कितना डिग्री एंगल बनाया? थीटा बराबर 0 डिग्री है। तो नंबर ऑफ इमेज निकालेंगे 360 बाय थीटा, तो 360 बाय थीटा। थीटा कितना? 0। 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो क्या होगा? अनंत। बोलो जल्दी से। तो एकदम देखना दीवार में अगर टेढ़ा नहीं किया है, एकदम सीधा इस दीवार में, और सीधा इस दीवार में लगा दिया है, बीच में तुम घुस जाओगे, अनंत। नहीं समझे? तो छोटा दुकान जिसका रहता है वो मिरर लगा देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? छोटा दुकान है तो इधर मिरर लगा देगा, और उधर भी, इधर भी कपड़ा बेच रहा है बहुत आदमी, और उधर भी वही बेचता है। लगेगा बाप रे कितना बड़ा है, रोड पर से जब घुसोगे तो लगेगा छोटे तो है। वो मिरर का कमाल था। समझ में आ रहा है कि नहीं?
ठीक है, नोट करो, केवल आपको लिख लेना है उत्तल दर्पण। एक क्वेश्चन नहीं है, हजारों क्वेश्चन के बराबर होगा, कुछ भी पूछ सकता है तुमसे। सारा चीज जितना बोलते हैं ना वो सब कुछ पढ़ाया है, सब पढ़ाया है, एक एक करके देखते जाओगे, काफी डिटेल किए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा टाइम बताना। टाइम होगा तो उंगली उठाना है ना। अब लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। तरंगदैर्घ्य के बढ़ने से या बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है? बोलो, बढ़ेगा कि घटेगा? विथ इंक्रीज wavelength the refractive index, short form RI, क्या होगा? ए नंबर डिक्रीजेज मतलब घटता है, बी नंबर इंक्रीजेज मतलब बढ़ता है, और सी नंबर है रिमेन सेम, समान रहती है, समान रहती है, और डी नंबर है नन। जवाब देना है आपको, सब पढ़ाया हुआ है। इसको मिटाऊं? तो क्वेश्चंस ये कर रहा है, तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ रहे हैं? नहीं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, मतलब म्यू का मान मतलब ज़्यादा घना होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? जैसे दो मीडियम लिए, एक पानी है, ये वाटर है, और ये एयर है। इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू एयर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू वाटर। कोई दिक्कत? तो बताइए कौन ज्यादा डेंसर होगा, घना, हवा की वाटर? बोलो रे, कौन सा ज्यादा घना होगा, एयर की वाटर? वाटर क्या होगा? वाटर ज्यादा घना होगा और एयर कम होगा। तो यहां पर तुम ये कह सकते हो कि म्यू डब्ल्यू जो है बड़ा होगा किससे? म्यू एस। बताइए, ध्यान से देखो, यानी म्यू का मान अगर ज्यादा है तो तुम क्या समझते हो कि डेंसर मीडियम है? क्या है? अगर म्यू का मान कम है तो क्या समझते हो? रेयर मीडियम। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी डेंसर और रेयर, यानी संघन और विरल को बताने के लिए एक क्वांटिटी की जरूरत था, उसी क्वांटिटी को म्यू कहते हैं। उसी क्वांटिटी क्या कहते हैं? म्यू, यानी अपवर्तनांक, इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर म्यू का मान ज्यादा है तो हम लोग डेंसर समझ लेते हैं, अगर म्यू का मान कम है तो रेयर।
बोलने के लिए डेंसर रेयर तो समझ गए, अब मैथ में कैलकुलेशंस आएगा तो डेंसर और रेयर लिखेंगे नहीं, वहाँ पर क्या लिखते हैं म्यू। अगर म्यू ज़्यादा है तो हम लोग को समझ में आ जाता है कि वो डेंसर मीडियम है। बोला करो, म्यू ज़्यादा है तो क्या समझ में आ जाता है, डेंसर मीडियम है। अगर म्यू कम है तो क्या समझ में आ जाता है, रेयर मीडियम में, रेयर मीडियम है। समझ में आ गया? तो म्यू के बारे में तुम लोग समझ गए। एक रिलेशंस पढ़ाए थे, क्या रिलेशंस था, रिलेशन बिटवीन म्यू एंड, म्यू मतलब अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड वेवलेंथ, वेवलेंथ को किससे दिखाते हैं, लेम्डा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हेडिंग लगाइए, पहले ये लिखिए अपवर्तनांक पढ़ाए थे ये, म्यू एवं वेवलेंथ का मतलब तरंगदैर्घ्य लेम्डा में संबंध, ये संबंध पढ़ाए थे क्या, देखना कि म्यू जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, लेम्डा का। नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, वेवलेंथ का। पढ़ाए थे और डिटेल्स भी किए थे, यहाँ पर शॉर्ट में तुमको बताए कि म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, लेम्डा का। अब तुम इससे क्या समझ रहे हो, ध्यान से देखो कि लेम्डा, बाबू देखो यहाँ, लेम्डा जैसे जैसे बढ़ेगा, नीचे है तो म्यू क्या होगा, घटेगा। लेम्डा अगर घटा तो म्यू क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप सोच के बताइए कौन सा आंसर होगा। ए नंबर, तरंगदैर्घ्य बढ़ रहा है यानी लेम्डा बढ़ रहा है तो म्यू घटेगा, यानी जिसका वेवलेंथ ज्यादा यानी म्यू उसका कम। तो कौन सा होगा, ए नंबर। इधर क्वेश्चन से लिख लिया था, देखिए कॉन्सेप्ट वाइज अगर पढ़ेंगे ना तो एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर हमको मिलता है। रट लेंगे, ए होगा बी होगा, ऑप्शन चेंज कर दिया, थोड़ा सा उल्टे पूछ दिया। अभी पूछा क्या पूछ रहा था, लेम्डा बढ़ेगा तो नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, उल्टा कर देगा। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं जान रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, एक पतले लेंस को जब 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है तब लेंस नहीं दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। लेंस का अपवर्तनांक होगा a thin lens is not visible when
लेंस इज immersed in a liquid of refractive index 1.6. The refractive index of liquid is, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ए नंबर 1.6। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, पूछा है ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में पूछा है, जो कि आज पढ़ाएंगे यूट्यूब पर, आज पढ़ाएंगे, उसको देखना। ऐसे हम समझाएंगे अभी। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करे अगर लेंस को कोई लिक्विड में डुबा दें, लेंस को कोई लिक्विड में डुबा दें तो वो दिखाई नहीं देता। ठीक है, देखिए क्या होता है। रिफ्रैक्शंस थोड़ा सा बताते हैं, मतलब क्या होता है, अपवर्तन। कोई दिक्कत? ये रेयर मीडियम होता है और एक डेंस मीडियम होता है। रेयर मीडियम को म्यू आर कर रहे हैं अभी, और डेंसर को म्यू डी। तो बताइए म्यू डी क्या होना चाहिए? हमेशा ज़्यादा होना चाहिए किससे? म्यू आर से। रे आया, ठीक है, किधर जाएगा? अगर रेयर और डेंसर नहीं होता, एक ही मीडियम होता, सीधे जाता ना सीधे, लेकिन सीधे नहीं जाएगा। रेयर रोड है, क्या है? पक्की रोड। डेंसर मतलब बालू वाला जमीन है, गाड़ी यहाँ से चलाए, जाम पकड़ लेगा इस चक्का में, मुड़ जाएगा। यानी ऐसे समझो कि रेयर से जब डेंसर में आएगा नॉर्मल की ओर झुक जाएगा। क्या होता है? अभिलंब की ओर झुक जाएगा। कल भी डिस्कशंस किया था, झुक गया। अगर तुमको कह दिए कि म्यू डी और म्यू आर दोनों बराबर है, झुकेगा? बोलो जल्दी से। तब क्या होगा? सीधे चला जाएगा। ना कोई रेयर है ना कोई डेंसर, एक ही जैसा मीडियम रहेगा तो रे सीधे चला जाएगा। इसका मतलब जो ये मीडियम है वही है। ठीक है, अब तुम आइए लेंस में देखते हैं। मान के चलो एक लिक्विड है ये, कोई दिक्कत? इसमें एक लेंस घुसा दिए, ठीक है। अब इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये हुआ इसका, अगर ये दोनों बराबर है, नहीं समझे? जिसमें उसको घुसाया है उसका जो अपवर्तनांक है उतने अपवर्तनांक लेंस का भी है। क्या है? अगर ये टेली कर जाएगा तब रे को भेजेंगे तो सीधे नहीं जाएगा, मोड़ पाएगा? इसका मतलब लगेगा यहाँ कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या लगेगा? यहाँ कुछ नहीं है, तो लेंस दिखेगा? नहीं ना दिखेगा। ये क्वेश्चंस आज पढ़ाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस चूंकि 2 नंबर में पूछ दिया है ना, सीबीएसई में पूछा है, तो इसीलिए इस क्वेश्चंस को आज पढ़ाएंगे। कहाँ पे? यूट्यूब पर। ऐसा ही क्लास होता है जैसे अभी पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? तो उसको आप लोग देखते जाइए।
देखकर नोट्स बनाइए, तब ये सब जो पढ़ाएंगे बहुत मज़ा आने वाला है। कोई दिक्कत? तो ध्यान से देखिए, अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, तो रे सीधे चला जाएगा। इसका मतलब क्या लगेगा? यहाँ कुछ नहीं है, यानी लेंस दिखाई नहीं देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब बताइए कौन सा आंसर होगा? कौन सा होगा? 1.6। कौन सा होगा? 1.6। अगर कुछ भी अब बदल दे इस क्वेश्चन में, कहेगा एक पतले लेंस को जब 1.6 के जगह पर दे देगा 2.4 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है तो लेंस दिखाई नहीं देता है, तो लेंस का अपवर्तनांक क्या होगा? समझ में आया? कोई दिक्कत? इसीलिए ये सब चीज़ से घबराना नहीं है। ऑब्जेक्टिव का आप लोग बनाइए अलग कॉपी, ठीक है? इसमें ऑब्जेक्टिव चलते रहेगा और ऑनलाइन में सिलेबस आगे बढ़ते रहेगा। आज भी देखना अपलोड करेंगे, देखना 21-22 तक हो गया है, आज 23 नंबर अपलोड होगा। कितना ना, कौन सा नंबर? तो सर्च कीजिएगा संतोष बिहारी फिजिक्स, चैनल खुलेगा, सब्सक्राइब कर लेना है। उसके बाद वीडियो में जाओगे तो एकदम सीरीज में है, अब तो थंबनेल भी लगा दिए हैं, आपको दिखेगा अच्छे से। उसको फेयर करते चले जाइए, जिसका छूटा है वो 1 नंबर से स्टार्ट कीजिए, नहीं समझे? और उसको पढ़िए। चूँकि यहाँ पर डिस्कशंस हो रहा है, तो वहाँ जब पढ़िएगा ना तो और समझ में, आप एक तो वहाँ भी समझाए, डिस्कशन से आपको रिकैप होते जाएगा आपके दिमाग में, तो आप सारा कुछ आराम से समझ सकते हैं। बाय चांस नहीं समझ पाए तो सर ये 10 नंबर वाला वीडियो में ये कैसे हुआ नहीं समझे, उसको बताएंगे। नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देना है कि जहाँ से चल रहे हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनो, जहाँ से चल रहे हैं वो आगे बढ़ाइए, नहीं समझे? समय निकाल कर तब पीछे से आप करते आइए, ठीक है? ये नहीं कि कहे बस पीछे से करने लगे, इधर रोज छूटते जाएगा, तो कभी भी सब दिन छूटले रहेगा, आपका नहीं रहेगा जी, सभी दिन आपका छूटा ही रह जाएगा, रहेगा कि नहीं? आप एक देखिए, आज हम 22 के बाद कल 23 पढ़ा देंगे, 24 पढ़ा देंगे, तो ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आप कहिएगा मेरा भी छूटा हुआ है, मेरा छूटा हुआ है, इसलिए इसको नहीं छोड़ना है। 23 जो आज लोड होगा उसको जरूर पढ़ना है, समय निकाल कर तब पीछे से करते आना है, ठीक है? और उसके बाद रिफ्रैक्शन कंप्लीट कर देंगे, तब नया चीज प्रिज्म स्टार्ट होगा, डिस्पर्सन। क्या होगा? तीसरा घटना लाइट का डिस्पर्सन स्टार्ट होगा, वो चलेगा। उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, रे ऑप्टिक्स समाप्त हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव इसमें कंप्लीट हो जाएगा। काम देगा बोर्ड में यही, उसको वो पढ़ोगे तो ये ज़्यादा समझ में आएगा, नॉलेज के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो, ठीक है? जाओ, कल और बताएंगे आगे।